सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार और आज विज्ञान की इस कक्षा में मैं आपको ऊष्मा ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूं। यह ऊष्मा ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और यह हमारे आसपास प्राकृतिक में यह उपलब्ध है जो हम प्रतिदिन यह प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे घर रसोई में जो खाना पकता है उसमें भी ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग है। आप सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो भी ऊष्मा ऊर्जा है। तो यह ऊष्मा ऊर्जा क्या है और इसे किस रूप में हम मापते हैं, मापने का क्या तरीका है, तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें ऊष्मा ऊर्जा संबंधित जो भी बातें आपको बताई जा रही है वह आपके कक्षा यानी 12 आईएससी के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने जा रही है। इसमें विज्ञान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बहुत ही उपयोगी और यूजफुल होंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे एक गूगल क्यूज का लिंक आपको दिखाई देगा। उसमें 10 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव जो आपको करेक्ट आंसर चुनकर उस 10 प्रश्न का उत्तर सबमिट करना है। इससे आपको तुरंत परिणाम प्राप्त हो जाएंगे जिससे आप स्वयं को आकलन कर पाएंगे कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। पुनः अगर आप उस प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप देखेंगे और उसके बाद उस प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि ऊष्मा क्या है और इसे हम किस रूप में उपयोग में लाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई भी गर्म वस्तु आपके शरीर से अगर छू जाती है तो आपको कैसा लगता है? यह ऊष्मा ऊर्जा का ही कारण है कि आपको वहां पे एक जलन यानी गर्मी का अनुभव होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु का गर्माहट और उसका ठंडा का एहसास कराता है। आपको इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें गर्म भी मिलेंगी और बहुत सारी चीजें ठंडी भी मिलेंगी। जो वस्तुएं ज्यादा गर्म है आप कह सकते हैं उसमें ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है और जो वस्तु ठंडी है आप उसमें कह सकते हैं उसमें ऊर्जा उसमें नहीं है या फिर कम है। आप पृथ्वी पर जानते होंगे कि इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। तो उन जगहों से ठंडी जगह पृथ्वी पर और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो एक सामान्य ज्ञान में प्रश्न आता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन है? आप अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखते होंगे जो कुछ गर्म, तो गर्म वस्तुओं में आप कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा अधिक है और ठंडी वस्तु में कह सकते हैं उसमें ऊर्जा उसमें कम है या नहीं है। बर्फ में आप कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा नहीं है या फिर आप कह सकते हैं कि शून्य है। बर्फ में क्या उसमें ऊर्जा शून्य है? ये कहां तक सत्य है? ये आपके अनुसार लगता है कि बर्फ में उसमें ऊर्जा नहीं हो, लेकिन विज्ञान ये नहीं कहता। बर्फ में उसमें ऊर्जा शून्य नहीं है, वह कम है। तो ये बड़ा विचित्र बात है कि क्या बर्फ से भी कोई ठंडी वस्तु हो सकती है? तो वो क्या होगी और उसका तापमान कितना होगा? एक सामान्य ज्ञान में हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह आपको कहां दिखाई पड़ती है? तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का ध्रुव जो सालों भर बर्फ से ढका होता है उससे ठंडी जगह तो और कहीं पृथ्वी पर आपको मिलेगी ही नहीं। तो अब तक का रिकॉर्ड सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका ही है, जहां अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान
-89.2 डिग्री सी यह 1983 में रिकॉर्ड किया गया था, जो इससे ठंडी जगह अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अब कह सकते हैं कि क्या पृथ्वी पर गर्म जगह भी कहीं है? जी हाँ, जिस तरह से पृथ्वी का कुछ भाग बहुत ही ठंडक में है, उसी तरह से पृथ्वी का कुछ भाग बहुत ही गर्मी वहां पे होता है। तो ऐसा ही एक जगह है अमेरिका में जिसको डेथ वैली यानी मृत घाटी के नाम से जाना जाता है। वहां का अब तक का तापमान 57.2 डिग्री सी यह 1913 में रिकॉर्ड किया गया था। ये बड़ा विचित्र बात है कि हमारे पृथ्वी पर भी इतने तापमानों का अंतर यह पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है और इसे कैसे मापा जाता है। What is heat? Heat is a form of energy which gives a sense of hotness and coldness. This energy has ability to do mechanical work like engine. It is due to motion of molecules inside the substance. इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु का छूने पर गर्म या ठंडा का अनुभव कराता है। यह एनर्जी हमें कोई यांत्रिक कार्य करने की भी क्षमता प्रदान करता है। जैसे कोई इंजन यदि कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कि वो हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा पर वह काम कर रहा है, यानी इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब किसी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि उस वस्तु के अंदर के अणु उच्च गति में होते हैं, जिस कारण से उस वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा होता है। या यूँ कह लीजिए कि जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स उच्च गति में आ जाते हैं। If a body has more heat energy, it means molecules inside the body are moving in high motion. All molecules are not in same motion. Some has kinetic energy and some has potential energy. The sum of average kinetic and potential energy is called thermal energy. तो किसी वस्तु में जो मॉलिक्यूल्स उच्च गति में होते हैं तो सभी मॉलिक्यूल्स एक समान गति में नहीं होते हैं। किन्हीं की गति ज़्यादा होती है और किन्हीं की कम होती है। तो सारे मॉलिक्यूल्स का अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें और मॉलिक्यूल्स का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालें तो दोनों एनर्जी का योग थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब किसी वस्तु का अगर हम टेम्परेचर मापते हैं तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। इट टेल्स दैट हाउ मच हीट इज इन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज सिंस हीट एनर्जी टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी वस्तु का गर्मी यानी ऊष्मा कितना ज़्यादा है, इस मापने के मापन को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर हमें यानी ताप यह बताता है कि उस वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स उसके अणु कितने गति में वह घूम रहे हैं, वह मोशन में है। अगर कोई वस्तु का तापमान अधिक है मतलब वो हाई टेम्परेचर में है तो इसका मतलब हुआ कि उसके मॉलिक्यूल्स उच्च गति में वो घूम रहे हैं। उसी प्रकार से ठंडी वस्तु में अणुओं की गति कम होती है अथवा वो विराम अवस्था में होते हैं। टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, यानी तापमान ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह को भी निर्धारित करता है।
अगर कोई गर्म वस्तु किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में आता है तो आप देखते होंगे कि गर्म वस्तु धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा वस्तु धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसका कारण यह है कि गर्म वस्तु से, यानी जो उच्च तापमान पे है, हाई टेम्परेचर पर है, उससे ऊष्मा ऊर्जा निकलकर जो कम तापमान की वस्तु है उसमें जाता है। यह निर्धारण टेम्परेचर करता है, यानी टेम्परेचर बताएगा ऊष्मा ऊर्जा किधर से किधर गति करेगा, फ्लो करेगा। जब आप अपने हथेली पर कोई गर्म वस्तु रखते हैं तो आपको अधिक गर्मी लगता है। इसका मतलब गर्म वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, इससे आपको गर्मी का अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब आप अपने हथेली पर बर्फ रख लेते हैं तो आपको ठंडा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बर्फ का तापमान आपके शरीर के तापमान से कम है, तो ऊष्मा ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर अब उस बर्फ में जा रहा है। आपके शरीर में ऊष्मा ऊर्जा की हानि होने लगती है, जिससे आपको ठंड लगती है। तो ये सारा निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। द मेजरमेंट ऑफ लो एंड मीडियम टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सी इज क्लासिफाइड एज थर्मोमेट्री। ये थर्मोमेट्री यानी तापमिति किसे कहते हैं? तो यह एक प्रकार का प्रक्रिया है, विधि है, जिसमें हम किसी वस्तु का तापमान का मापन करते हैं, लेकिन वह तापमान 500 डिग्री के अंदर होना चाहिए। तो हम ऐसे मापन को थर्मोमेट्री कहते हैं। अगर 500 डिग्री से ऊपर के तापमान का यदि हम मापन करते हैं तो उसे पायरोमेट्री के नाम से जानते हैं। अब सभी वस्तुओं का तापमान मापने का तरीका अलग अलग होता है। तो व्हाट आर स्केल्स ऑफ टेम्परेचर? देयर आर द मेथड्स और यूनिट्स, these are the methods or units to measure the temperature. There are 4 types of scale of temperature. यानी जब हम किसी वस्तु को ताप मापते हैं तो उसके लिए हमें कुछ विधि, कुछ यूनिट्स हमें चाहिए, तो उसी को हम लोग स्केल ऑफ टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और स्केल ऑफ टेम्परेचर 4 प्रकार के होते हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर में बहुत प्रकार के स्केल होते हैं। इनमें मुख्यतः 4 प्रकार का स्केल हम लोग प्रयोग करते हैं। यह 4 प्रकार का स्केल में जो सबसे पहला स्केल है वो उसको रोमर स्केल कहते हैं। यह डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले क्रिश्चियंस रोमर के द्वारा सन 1701 में इसे बनाया गया था। इट इज प्रपोज्ड बाय डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले क्रिश्चियंस रोमर in 1701. It is based on the freezing point of brine, whereas for pure water is 7.2 degree, 7.5 degree, and boiling point of water is 60 degree. Here brine is a chemical material which contains highly concentrated salt. इट इज़ कॉल्ड ब्राइन। आप इसमें देखेंगे कि प्योर वाटर यानी शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, लेकिन जब उसमें साल्ट मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। तो ब्राइन एक ऐसा लिक्विड लिया जाता है जिसमें नमक को हम हाईली कंसंट्रेट उसमें करते हैं और उसमें टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाता है, तो उसको रोमर ने फ्रीजिंग पॉइंट माना, यानी कि उसे 0 वैल्यू दिया। उसी प्रकार से जब उसे बॉयल किया जाता है तो वह 60 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होता है। तो इससे उन्होंने
अपना मैक्सिमम वैल्यू यानी 80 डिग्री रोमर ने उसको माना। तो इस प्रकार से रोमर स्केल जो कि एक प्रकार का टेम्परेचर स्केल है, इसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सेल्सियस स्केल। यह सेल्सियस स्केल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज आधुनिक साइंस में इसे मान्यता मिली है और सेल्सियस के नाम के बाद ही इसमें सेल्टिग्रेड नाम जोड़ा जाता है। सो सेल्सियस स्केल is proposed by Swedish astronomer Anders Celsius in 1743. It is based on freezing point, becoming ice of water 0 degree C and boiling point of water 100 degree C at 1 atmospheric pressure over sea level. तो सेल्सियस स्केल में जो मिनिमम पॉइंट है उसे पानी को बर्फ में फ्रीज होने पर जो टेम्परेचर प्राप्त होता है उसे सेल्सियस में मिनिमम वैल्यू माना गया, और उसे जब बॉयल किया जाता है वाटर को तो कितने डिग्री पर वो बॉयल होता है उसे सेल्सियस में मैक्सिमम पॉइंट यानी 100 डिग्री इसमें माना गया। ये सारा जो निर्धारण है वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको किया जाता है। यह 1 यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 वायुमंडलीय दबाव यह समुद्र तल पर लिया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु दाब भी बदलता जाता है, और वायु दाब बदलने के साथ साथ वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बदलता जाता है। इसमें एक स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लिया जाता है। अगला स्केल ऑफ टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, जो कि यह वैज्ञानिक पद्धति में काफ़ी फेमस है। सो इट इज़ प्रपोज्ड बाय द फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1724. It is also based on freezing point of brine and boiling point of water is 212 Fahrenheit. He fixed 100 Fahrenheit for maximum temperature of human body. इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 0 डिग्री तो ब्राइन के फ्रीजिंग पॉइंट को तो माना ही गया, बट इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। ऐसा इसलिए कि जिस प्रकार से सेल्सियस फ़ारेनहाइट 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में 100 बराबर भागों में बटा होता है, उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट यह 180 बराबर भागों में बटा होता है। ऐसा इसलिए कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर मापने के लिए फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यही है कि इसे 180 इक्वल पार्ट में इसको बांटा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इसमें लिया जाता है उसका बेस क्या है। तो उसमें फ़ारेनहाइट ने ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को एक वैल्यू वहाँ फिक्स किया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम जितना हो सकता है उसे उन्होंने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट माना, और इस प्रकार से उन्होंने एक स्केल का निर्माण किया जिसे फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। यह सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अगला स्केल है केल्विन। यह काफ़ी साइंटिफिक है। इसका एक अलग इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे एक वैज्ञानिक विलियम थॉमसन ने केल्विन स्केल को बनाया था, जो कि विलियम थॉमसन ही बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने गए। सो इट इज़ प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमसन, लेटर नोन एज लॉर्ड केल्विन, इन 1848. It based on entropy.
it is a thermodynamic term in which molecules or system expand. He supposed that after the body cooling its molecules compress. इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केल्विन ने कोई भी वस्तु को हीट एनर्जी कैसे उसमें मेजर किया, इसका एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उन्होंने एक टर्म लिया इंट्रोपी। यह इंट्रोपी जो होता है वह किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जब फ्री स्टेट में होते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं। यह एक्सपेंडेशन उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वो मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में एक्सपेंड होते हैं, और जिसके विपरीत जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो उसी प्रकार से वह कंप्रेस होने लगते हैं। तो जितने डिग्री पर वह कंप्रेस होकर वह कंजस्टेड यानी कि उनके जो मॉलिक्यूलर के बीच जो डिस्टेंस है वह जितने लो टेम्परेचर पर वह कम होकर ख़त्म हो जाता है, तो केल्विन ने उसी स्टार्टिंग पॉइंट माना। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि आफ्टर द बॉडी कूलिंग इट्स मॉलिक्यूल्स कंप्रेस बट एट 0 डिग्री C ऑल मॉलिक्यूल्स डोंट कंप्रेस कंप्लीटली। यानी कि जब हम टेम्परेचर को कम करते करते जब 0 डिग्री C पर जब हम आते हैं तो बॉडी के मॉलिक्यूल कंप्लीटली वह कंप्रेस यानी कि संकुचित होकर उनके बीच की दूरी 0 नहीं हो पाती। यानी कि 0 डिग्री C पर भी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कुछ बच जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि अभी इंट्रोपी शून्य नहीं हुआ है। इट मीन्स इंट्रोपी डजंट बिकम 0। सो एट विच लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल आर compressed totally, that point is called 0 Kelvin और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो उन्होंने 0 डिग्री C से भी जब तापमान को कम किया, टेम्परेचर जब माइनस में जब चले गए तो एक वैल्यू पर सारे मॉलिक्यूल्स फिर इकट्ठा हो गए, यानी कि उनके बीच मॉलिक्यूल डिस्टेंस खत्म हो गया। तो केल्विन ने उसे 0 पॉइंट माना, जिसे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। और यह वैल्यू 0 डिग्री से -273 डिग्री C जब हम जाते हैं तो यह वैल्यू प्राप्त होता है। चूँकि यह वैल्यू आइडियली करेक्ट है, यानी प्रैक्टिकली यह वैल्यू अभी तक नहीं फाउंड हो पाया। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑन द अर्थ, यानी कि इसे हम प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जितने तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं उस सभी का यहाँ उनके 0 पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया गया है। तो आप देखेंगे कि सेल्सियस जब 0 डिग्री C होता है तो फ़ारेनहाइट वहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लेते हैं, और जब सेल्सियस 100 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट 212 डिग्री हम लेते हैं। यह उनके बनावट के आधार पे होता है, और इनके बीच हमको वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए एक यह रिलेशन होता है। इस रिलेशन में यदि एक स्केल का तापमान हमें पता है तो उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि बाकी स्केल पर उसका वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रकार आपने ऊष्मीय ऊर्जा, उसकी परिभाषा, तापमान और तापमानों को कैसे मापते हैं उसकी विधि के बारे में आपने विस्तार से जाना। इन सारे ज्ञान को आप सीखने के बाद वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर आप गूगल क्विज को अवश्य भरें, जिससे आपको अपने ज्ञान की परख हो आप स्वयं
आकलन कर सकें। धन्यवाद।